हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 9 यानी कि वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जिसकी डेट है 23 अक्टूबर 2020, है ना। इसका और आपको पता ही है कि हम आपकी जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन किताब है आपकी सामाजिक विज्ञान में, उससे भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। चलिए, उससे पहले वर्कशीट पे आने से पहले ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखो और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपको बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम तो अपने एसएसटी के टीचर का नाम। अरे नहीं, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद लिख लेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। हमने भाग 1 पढ़ लिया था, अब मुख्य लक्षण 2 पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान एक विशाल संविधान है, तो इसलिए उसके कुछ लक्षण थोड़े ज़्यादा तो होंगे ही। चलिए पढ़ते हैं, आज क्या पढ़ना है हमें। आज हम पढ़ते हैं संसदीय शासन पद्धति। जो हमारे संविधान की संसदीय शासन पद्धति है वो कैसी है उसको देखते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। ठीक है, सभी लोग वोट डाल सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है, क्योंकि उस टाइम पे पहले अगर को थोड़ा ऐसा हो सकता है कि उससे पहले जब स्वतंत्रता थी उससे पहले लोग अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे अपने अधिकारों के प्रति, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो लोग वयस्क हैं, वयस्क समझते हो, आज की डेट में जो भी 18 साल से बड़ा है उसको वोट डालने का अधिकार होता है, और उसी के लिए ये वयस्क जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने ये मान लिया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब जो भारतीय जनता तैयार है वयस्क मताधिकार के लिए। उन्हें विश्वास था, मत मतलब वोट है ना, अधिकार मतलब वोट का अधिकार। उन्हें विश्वास था कि इसे लोकतांत्रिक सोच या और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें ये पता था कि इससे जो हमारी लोकतांत्रिक सोच है, जो जनता की भावना जनता के लिए है, इससे और ये बढ़ेगी, है ना। साथ ही जाति, धर्म, लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इससे जो जाति प्रथा वगैरह फैली हुई है उससे वो कम होगी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा थी। अब जब वोट डालने का अधिकार सभी को मिलेगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आदमी है, औरत है, जब सबको मिलेगा तो ये सब चीज़ें कम होगी ना, तो इनकी बेड़ियाँ टूटेंगी, तो ये चीज़ें कम होंगी और क्या होगा, और हमारे जो लोकतांत्रिक सोच है उसको प्रबलता मिलेगी। समझ में आ गया, ये संसदीय शासन पद्धति है। अच्छा, अब एक टर्म है सार्वभौमिक मताधिकार। तो सार्वभौमिक मताधिकार का क्या मतलब होता है? अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। तो देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका है ना, कि आप वो लोग वोट डालेंगे तो फिर उनका प्रतिनिधि चुना जाएगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव, है ना। उनके बिहार जो नेता होता है, जो लोगों के बिहार पे ही तो काम करता है, तो ऐसे कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना, और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होना, और प्रतिनिधि भी कि जो वो काम करने को बोलेगा तो उसे करना है, जो उसको काम दिया है करने को वो करना पड़ेगा। अगर वो जवाबदेही नहीं ठीक से करेगा, अगर वो सही से काम नहीं करेगा, तो जनता क्या करेगी? 5 साल में फिर से इलेक्शन होंगे और वो सरकार को गिरा देगी, दूसरी बना देगी। तो ये होता है सार्वभौमिक मताधिकार, कि अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनती है जनता सीधी भूमिका से, है ना, और वो जो उसके प्रतिनिधि होते हैं उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है, और इसलिए जो हमारी संसदीय पद्धति है वो किसकी है? जनता की शासन, जनता का ही शासन है भाई। जनता ही तो चुन के भेज दी है, क्योंकि सारे लोग तो काम कर नहीं सकते, है ना। तो क्या होता है कि हम अपने कुछ प्रतिनिधि बना देते हैं, कुछ नेता बना देते हैं, और वो नेता क्या करते हैं? हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, है ना। तो इसलिए वो जनता का शासन है, हम ही रूल कर रहे हैं। अगर वो गलत काम करता है तो हम दोबारा बदल देते हैं, तो इसलिए जनता का शासन कहा जाता है। ठीक है, मैं समझती हूँ आप सबको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से सुन ला।
शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? अब देखो संविधान ने क्या करा है, राज्य के 3 अंग बनाए हैं। राज्य यहाँ देश से मतलब है, यहाँ पे राज्य किसी दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, केरला से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है राज्य, देश के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो संविधान है ना उसमें देश के लिए राज्य लिखा हुआ है जगह जगह। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं शक्तियों के। शक्ति 3 जगह पे बटी हुई है। कैसे बटी हुई है? जो विधायिका है वो क्या करती है, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ना, जो जनता चुन के भेजती है जिन नेताओं को, वो कानून बनाते हैं, है ना। जो होती है, जो जनता भेजती है, जो नेता वेता होते हैं, ये क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं विधायिका। एक होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो वो कानून बना दिए विधायिका ने, उनको लागू करना और शासन चलाने के काम देखते हैं। मतलब वो कानून तो उन्होंने बना दिया, भाई ऐसा कानून है, लेकिन वो कानून, उसका वो जो कानून है वो लागू हुआ या नहीं हुआ, शुरुआत हुई उसकी या नहीं हुई, उसका शासन कैसे चल रहा है, तो ये सब देखने का काम क्या होता है, कार्यपालिका। मतलब काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखती है कार्यपालिका। अच्छा, न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका ये होती है, न्याय करने वाली संस्था होती है, जो न्याय करती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो ये न्याय करती है ना। न्याय सब समझते हो, जस्टिस। और इनका कार्य होता है कानून की सही व्याख्या करना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन तो हो जाता है। जैसे मम्मी भी आपको कोई बोले बच्चे को कि ये काम करना है ना, ये काम इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, और आपको कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों बहन भाइयों में लड़ाई हो गई कि नहीं मम्मी ने मुझे बोला है, वो कहेगा नहीं तुझे काम करने को बोला है, तो उसका कोई तो बताएगा उसे कि नहीं किसको क्या बोला था। तो ये बताते हैं हमारे न्यायपालिका, मतलब जो हमारे न्यायाधीश लोग बैठे रहते हैं न्यायपालिका में, तो इनका काम होता है इनको सही बताना कि ये कानून ये कहता है, इसके अनुसार ऐसा होना चाहिए। तो ये होते हैं 3 अंग, समझे। एक होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। समझ में आया? विधायिका वो जो कानून बनाता है, कार्यपालिका वो जो कानूनों को लागू करता है, और न्यायपालिका वो जो कानूनों की व्याख्या करता है, बताता है क्या है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य की किसी भी शाखा के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। इस क्या करा है, जो देश की जो सभी शाखा है शक्तियों का, जिससे दुरुपयोग ना कर सके, मतलब उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि एक जगह अगर शक्तियाँ होंगी तो क्या होगा, वो अपने लिए बना लेगा सारे कानून। तो क्या करा इन्होंने सभी अंगों को, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उन सब से एक दूसरे को अलग कर दिया। ये नहीं कि दोनों सारे मिल जाएं और कर ले जो करना है। तो इसलिए उन्होंने तीनों शाखाओं को अलग अलग रखा है, भाई तुम मिल ही नहीं सकते। शक्तियों को इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। अब क्या कर दिया इन्होंने, अब ऐसे कर दिया है कि अगर एक कुछ गड़बड़ करता है तो दूसरा देखता है, दूसरा कुछ गड़बड़ करता है तो तीसरा देखता है, तो तीनों में संतुलन बना रहता है इससे, है ना। तो वरना तीनों को एक कर देते तो भाई तीनों कुछ भी कर लेते, कोई भी नियम बनाते, कानून बनाते और कुछ भी पास करवा लेते, है ना, वो भी कुछ भी अप्लाई करवा लेता, देश के लोगों का सोचता ही नहीं। तो इन्होंने क्या करा, तीनों को अलग कर दिया। अब मान लो विधायिका कुछ गलत करती है तो कार्यपालिका देख लेती है, कार्यपालिका कुछ गलत करती है तो न्यायपालिका देख लेती है ना। तो इन तीनों को बैलेंस बना रहता है। ठीक है, चलिए अब ये क्रियाकलाप है आपका। आप बताओ, ये है आपकी एक्टिविटी। भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? बताओ कितने साल का बच्चा वोट कर सकता है? आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो कितने साल का कर सकता है? 18 साल का। तो ये किससे मैच हो जाएगा? 18 साल से। जनता द्वारा चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं बताओ? जनता चुन के भेजती है अपने प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव। आप ऐसे समझिए जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर होता है, तो वो आपकी क्लास का प्रतिनिधि है। अगर मैडम को कुछ काम लेना है, देना है, तो वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलती, मॉनिटर को बोल देती है भाई सबकी कॉपी इकट्ठी कर लो। तो वो क्या है, वो मैडम ने प्रतिनिधि बना रखा है आपकी क्लास का, है ना। वो बता देता है कि मैम इसने काम नहीं करा या वो नहीं करा। तो ये इस तरीके से हम अपने नेता चुन लेते हैं कि ये हमारे बिहाफ पे काम करेंगे। अच्छा, आज़ादी के लिए संघर्ष, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, संघर्ष हुआ था, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्वतंत्रता संघर्ष। तो क्या हुआ, ये 1 था, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, कभी यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाए। कानून बनाने वाली संस्था, तो अभी तो हमें पता था कि कानून कौन बनाती है, हमने पढ़ा अभी, विधायिका बनाती है। तो ये हो गया आपका नंबर 4।
कानून को लागू करने वाली संस्था, लागू कौन करती है? कार्यपालन कौन कराती है कि कानून ठीक से कार्यपालन हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो कार्यपालिका कराती है। नंबर 5, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था, ये हमारी न्यायपालिका होगी जो न्याय देखती है। तो ये हमारा इस तरीके से आपकी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, अपने प्रतिनिधियों का, ये आपके प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी नागरिकों की सीधी भूमिका होना, 18 या 18 वर्ष से उम्र के ऊपर और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ये होती है आपका सार्वभौमिक, क्या पूछा था? ये सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? जो 18 या 18 साल से ऊपर के लोग चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। संसदीय शासन पद्धति जनता की पद्धति है। ये के नहीं है, इसमें गलत है ये क्वेश्चन। संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है, कैसे बताओ? तो अभी तो मैंने बताया, जो संसदीय क्या करती है, जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं चुनाव में, है ना, वो सीधी भूमिका होते हैं और वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो यही तो है, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए जनता ही चुन के भेजती है, जनता के लिए ही काम करते हैं। तो हमारा ही हो गया ना भाई, हम ही चुन के भेज रहे हैं और हमारे लिए ही काम कर रही है। नहीं काम करेगी तो हम चुनाव से उसको फिर पटक देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हमारी जनता के शासन की पद्धति है। ठीक है, तो आप लिख दो, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होना। देखो, पहला भी ऐसे ही उत्तर था, लेकिन उसमें फ़र्क है। उन्होंने पूछा था सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, तो हमने बताया 18 या 18 साल से ऊपर के लोग जब सीधे चुनाव क्या करते हैं, सीधे किसी का वो करते हैं, चुनाव करते हैं, वो होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने बताया क्योंकि लोग सीधे ही चुनाव वो वोट डालते हैं और उनके प्रति ही वो सरकार जवाबदेह होती है, तो इसलिए जो संसदीय शासन पद्धति है वो शासन की पद्धति हो जाती है। दोनों एक से आंसर होते हुए भी दोनों अलग हैं। अच्छा बच्चों, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है संसद के राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका क्या महत्व है? तो बच्चों बता दो आप कि हमने 3 अंग पढ़े। कौन से? राज्य के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भी हमने पढ़ा था। विधायिका क्या करती है? विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका करना, ओ की मात्रा हटानी है इसमें। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। और न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। तो आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा बच्चों आपको। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। बताओ शक्ति का बंटवारा क्या है। तो देखो, शक्ति का बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, क्योंकि तीनों जगह शक्तियां बांट दी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक दूसरे को अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो ये हो गया आपके चौथे क्वेश्चन का आसान सा आंसर। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो चलो अभी सारे बच्चे लोग करेंगे वीडियो को लाइक। ठीक है, और बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नए आए हैं चैनल पे शेयर भी कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी 8th में पढ़ते हैं, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिले। और आपके ऊपर ही तो जिम्मेदारी है चैनल को ग्रो कराने की। और बच्चों एक अपना प्यारा सा कमेंट भी लिखें, आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वीडियो लेकर।